हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2026 जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट पेपर 2012 जनवरी में आया था। तो ये देख सकते हैं आप, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र भाग 1। इसमें आपको 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के रहते हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट को मतलब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यानी जब बच्चा फेल होता है तो उसमें आप क्या रीज़न दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जो सीटेट का जो लेवल रहता है वो इस तरीके से रहता है कि आपको हर एक ऑप्शन सही लगेगा, बट आपको बहुत चालाकी से आंसर देना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। दूसरा है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। और तीसरा है, व्यवस्था फेल हुई है। चौथा है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो सबसे पहले बता दें आपको, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है तो एक तरीके से बोल सकते हैं, कई साइंटिस्टों ने ये बोला कि बच्चे जन्मजात ही कुछ चीज़ें सीखने के मतलब सीखने को लेकर ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई। तो चौथा तो होगा नहीं, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, ये भी रीज़न नहीं है। कोई बच्चा फेल होता है तो ऐसा नहीं। देखिए, जब पहली बार कोई सीटेट का पेपर देगा और तैयारी प्रॉपर नहीं रहेगी तो उसे लगेगा कि बच्चे ने आंसर अच्छे से याद नहीं किया, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। सेकंड में देखेंगे, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। तो देखिए, जो नॉर्मली होता है कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो बोलते हैं कि ट्यूशन लगा दीजिए, बच्चा सही हो जाएगा। तो सीटेट और जो हमारा एनसीएफ है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं करता कि ट्यूशन व्यूशन के लिए। यहाँ पे ये सीधा जो आंसर होगा आपका राइट, ये है आपका थर्ड, व्यवस्था फेल हुई है। यानी कि जो स्कूल है उन्होंने बच्चे को अच्छे से चीज़ों को करा नहीं पाया, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया गया है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से, शिक्षण का मतलब जो पढ़ाया जाता है, शिक्षण से अधिगम, अधिगम का मतलब होता है आप सीखना एक तरीके से। ठीक है, बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो याद रखिएगा, पहली बात, जो हमारा एनसीएफ है रटने को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देता है। फिर इसके बाद है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, और फिर इसके बाद है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट जो आएगा बस उसी पे आप केंद्रित रहें। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, शिक्षण के अधिगम पर बल देने का जो है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा राइट होगा। यानी कि जो बच्चों का मेथड है पढ़ाने का, उस चीज़ को अपनाकर आप उनके अधिगम में बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है थर्ड। इसमें दिया गया, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना, वर्णन करना, बीज की वृद्धि में चित्र दिखाना और विस्तृत व्याख्या करना। तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन समझिए। कह रहे हैं कि बीजों का अंकुरण, अंकुरण का मतलब जो जैसे चने आप भिगा दीजिए तो उसमें से उगने लगता है, उसका प्लांट निकलता है, अंकुरण होता है, उसी को बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्लास में जब आप बच्चों को बताओगे तो ये कह रहे हैं, बीजों का अंकुरण संकल्पना में शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। यानी अगर आप क्लास में बच्चों को बता रहे हो कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, कि आप बच्चों को कौन सी चीज़ें इस चारों ऑप्शन में से बताओगे जिससे बच्चे सबसे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो पहला है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। पहला एक मतलब बच्चे के सामने ही बीज बो दीजिए, जैसे आज बो दीजिए तो कल
कलोल में अंकुरण होने का, या एक आग थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है या थोड़ा कम लग सकता है। तो जो अंकुरण हो रहा है या घर पे रख दीजिए अपना, उग जाए, जब हल्का सा अंकुरण होने लगे तब बच्चों के सामने ले जाके दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, मतलब बच्चों को ही दीजिए कि बच्चा बीज को बोए और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करे। चाहे वो मतलब आज बो रहा है तो कल परसों नरसों देखते रहना है कि कब अंकुरण स्टार्ट हो रहा है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बना के उसके बारे में बता देना। और तीसरा है बीज की वृद्धि में चित्र दिखाना। और चौथा है विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए विस्तृत व्याख्या ये बड़े बच्चों के लिए होती है, बीज की वृद्धि में चित्र दिखाना चित्र वाला भी अच्छा है, श्यामपट्ट वाला भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट बोला गया है यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों को जो बच्चे खुद से बीज को बोएंगे और उसके चरणों को अवलोकन करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट होगा। बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉलेज इसी से होगा, सबसे ज़्यादा जानकारी इसी वाले ऑप्शन से होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का याद रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार रहता है, फिक्स है। समावेशी शिक्षा पहला है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तो बिल्कुल गलत है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है और हाशिए पर स्थित वर्णों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो यहाँ पे जो फोर्थ का राइट आंसर होगा, जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका मतलब ये हो गया समावेशी शिक्षा में जो समावेशी शिक्षा होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसका मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ स्कूल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा है, यह सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने को संदर्भित करती है या प्रेरित करती है, चाहे उसमें कोई भी भिन्नताएं और अक्षमताएं हो। देखिए सिंपल सी बात होती है, जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर प्रकार के बच्चों को एक जैसा ही शिक्षा देना है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो और चाहे नॉर्मल बच्चा हो। स्पेशल चाइल्ड मीन्स होता है कि अगर कोई बच्चा जैसे कान से कम सुन सकता है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो पढ़ाना नॉर्मल बच्चों के साथ ही है, बट उनको मतलब अपना जो भी जैसे बच्चे को दिख नहीं रहा तो उसके लिए बच्चे को सुनने वाली कोई सीडी का प्रयोग करिए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें दिया गया लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स जिसे बोलते हैं। फिर इसके बाद है निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है। तो ऐसे आपको पता ही है, ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं, उसमें पूरा डिटेल में लिखने पड़ता है। तो ये तो चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी पहला क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट का, तो ये भी गलत है। ओपन एंडेड भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये थर्ड होगा। सत्य असत्य में डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ये सत्य है या असत्य, मतलब उसमें फिक्स रहता है। तो ये लगभग मतलब जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ये तो बिल्कुल गलत है कि बस नंबर मिल जाए बच्चों को, इस पे कोई बल नहीं देना। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 4 है, ठीक है। 4 का इसलिए है क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा ये इसमें जो है 6 वाले में मतलब प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई थी इसमें। तो इसमें यह है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रतिभाशील शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जॉन डीवी ने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैधता। तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मतलब एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो सोच रहा है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कैसे किया जाए, ठीक है। मतलब उसी जो चेक कर रहा है कि सब चीज़ें हैं कि नहीं, ओके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है
कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। ये तो आई थिंक बिल्कुल गलत है। दूसरा, बच्चे के स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, यानी गलत है। तो ये भी चीज़ें गलत है। बच्चा क्या सीखता है बाहर भी बहुत है। बच्चे स्कूल से बाहर सीख रहे हैं तो ये भी तो अच्छी बात ही होती है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर अगला है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चों के शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। इसमें दिया गया विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तीसरा, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। 9 नंबर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके क्षमताओं को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे कर नहीं पाओगे। इसमें दिया गया है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन का मतलब मूल्यांकन, जैसे नंबर देना किसी एग्जाम को करा के। तो ये कह रहे हैं कि मतलब हम क्या बाहर के टीचर को दे दें? नहीं, हमारे जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं वो बच्चों की क्षमताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन, और किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर क्वालिटी है ये बात की जा रही है। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को पहला सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, तो ये आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी है पहला ही। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अधिगम बदलाव करना चाहिए जिससे अलग अलग चीज़ों, जैसे बच्चा कोई अलग तरीके से सीखना चाह रहा है तो बदलाव नहीं करोगे। एक जैसे सीखने की जो गति रहेगी उससे बच्चे के अंदर क्वालिटी कम डेवलप होगी, और कुछ बच्चे सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। तो यहाँ पे जो 11 है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखिए, जो विकास का सिद्धांत होता है हर चीज़ का, जैसे मतलब हर बच्चे का विकास जो होता है अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास का सिद्धांत यह कहता है कि हर एक बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे और हेरिडिटी पे। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी कि जो आपका पर्यावरण है, और हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, यानी माता पिता के थ्रू जो गुण मिलता है बच्चे के अंदर, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, इसका देखिए ऑर्डर याद रखिएगा आप लोग। ऑर्डर में जो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक, मनोवैज्ञानिक आप देख सकते हैं किसमें है, थर्ड में संज्ञानात्मक है, फिर इसका संवेगात्मक है, और यहाँ पे सामाजिक। तो सामाजिक यहाँ पे मनोवैज्ञानिक देखते हैं, इसमें सामाजिक वाला शारीरिक कर दिया इन्होंने, तो ये सॉरी, इसमें मतलब देख लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये सारे जिसमें मैच करेंगे वही वाला ऑप्शन राइट होगा। तो देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक कहाँ पे है। मनोवैज्ञानिक है इसमें, वैसे थर्ड में ही मनोवैज्ञानिक है। यहाँ पे 12 का जो थर्ड है, संज्ञानात्मक सही है, संवेगात्मक सही है, और मनोवैज्ञानिक यहाँ पे जो होगा
मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक ऊपर वाले में है, संवेगात्मक भी है और शारीरिक भी है। यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन होगा बी वाला, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो नहीं होता यहाँ पे। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे आंसर इसको, थर्ड को। ठीक है, थर्ड ही बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बल के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन और ज्ञान के निर्माण पे। तो यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर होगा ज्ञान के निर्माण के। देखिए कोई बच्चा होता है, जैसे एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यानी कि जैसे जो चीज़ें बताई गई हैं इस जानकारी से अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं, जैसे जो चीज़ें उनके साथ हुई हैं और फिर सब्जियों के बारे में बात की जा रही है तो उससे क्या क्या पोषण बता रही है टीचर, पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह ज्ञान का निर्माण एक तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंता, ऐसा जरूरी नहीं है। संवेगात्मक दुश्चिंता, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट ही होगा, क्योंकि संवेगात्मक बच्चा सांवेगिक चीज़ों से, ऐसा नहीं कि उसे सामाजिक की टेंशन है। अजनबी की दुश्चिंता, ये भी जरूरी नहीं होता। वियोग दुश्चिंता, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा ना सब लोग बोलते हैं ना कि बच्चा जैसे माँ से बिछड़ रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो होता है आपका राइट आंसर संवेगात्मक दुश्चिंता इसे बोला जाता है। ठीक है, 15 देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मापदंडों और सदैव का अनुपालन करना। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा थर्ड, जैसे जो सामाजिकरण होता है वो सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना। ठीक, तो ये था आपका 15। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। 16 में दिया गया है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी। देखिए जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि अगर जैसे किसी कैटेगरी यानी मेल और फीमेल को वरीयता दी जा रही है, जैसे वहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी वर्ग को वरीयता दी जाती है। लिंग का मतलब जैसे चाहे मेल हो चाहे फीमेल को वरीयता दी जाती है तो उसे लैंगिक पूर्वाग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता यानी लिंग को वरीयता दे रहा है, यानी कि लिंग का मतलब यहाँ मेल और फीमेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लड़कियों को ज़्यादा वरीयता यानी फीमेल कैटेगरी को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, तो इसे लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें हर बार क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें बोला गया है वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला है आनुवंशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है सामाजिक। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की जो सबसे ज़्यादा बल देते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों पे बल देते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक है, सांस्कृतिक नहीं है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से। पहले क्वेश्चन समझिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो यह किससे प्रभावित है। गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर, पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत पर। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है,
नेक्स्ट 19 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो ये ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, फिर आंसर देना है। इसमें बोला क्या है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं यानी कि ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं, समूह चर्चा कराती है या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी एक दूसरे से थोड़ा सा हेल्प लेके क्या आंसर दिया जाए इसके बारे में बोलती है। तो ये कह रहे हैं कि यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये होता है आपका सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवृत्ता। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी, विषय वस्तु में प्रवृत्ता। यानी शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करता है कि विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए, यानी कि टीचर को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। थोड़ा सा लेट हो रहा है, लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उसे शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोरता की बात जब भी बच्चों के लिए की जाएगी, जान लेना वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। मतलब कोहलबर्ग ने कहा था कि शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए, तभी तो वो जानेंगे अच्छा खराब। नेक्स्ट, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। और चौथा है, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो 22 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इसमें दिया गया है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ये भी गलत है। सहकारी योजना समिति विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। 23 का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जीन पियाजे से संबंधित है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योजना, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो यहाँ पे देखिए, जो संवेदी प्रेरक होता है वो छोटे बच्चों में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। अनुकरण मतलब स्मृति और मानसिक निरूपण। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, मतलब अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। मैंने बताया था अभी कि मानव व्यक्तित्व जो होता है उसके ऊपर 2 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, एक तो इन्वायरमेंट यानी आसपास का वातावरण, और दूसरा आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, जो कि माता पिता के थ्रू ट्रांसफ़र होती है बच्चों में के अंदर बाय द जीन्स। ठीक है, आगे देखते हैं 26। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूहों में भी बेहतर सीखते हैं। नहीं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया जाता है, ये भी गलत है। सब इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए
शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं और बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी, यानी बच्चों के विकास दर भिन्न भिन्न होती है इसलिए वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। 27 देखेंगे, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, समस्या के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, यानी जो भी समस्या आ रही है उसके बारे में जागरूक होना जरूरी है ना, तभी तो आप उसका सलूशन फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनुभविक। 29 देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा ऊब जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं, यानी बच्चा गलती कर रहा है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वे कैसे सीखते हैं। दूसरा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुमति, और इसमें है लास्ट, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं वे सीखने की कैसे सीखते हैं या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है कि वे कैसे सीखते हैं। जो त्रुटियां होती हैं शिक्षार्थियों की ओर संकेत करती हैं कि वे अरे भाई गलती करे, तभी तो पता चल रहा है ना कि वे कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे बेटर है। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन जो कि शुरुआत तो कर दी हैं 2012 से। 11 का जो 2011 का पेपर है उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ आप लोग चैनल पे पोस्ट के थ्रू। आप लाइव नहीं, डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं 2011 का, और ये 2012 का है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।